Hello everyone, good evening to all. So welcome on Unacademy and welcome in this my YouTube lecture. So as you know that I am Akshay Jain और आप लोगों को पता ही है मैं Unacademy पे भी आपके लाइव लेक्चर्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो और YouTube पे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपका यहाँ पे कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जो CSIR नेट को कंप्लीट करेगा। आप लोग अनअकैडमी में मुझ पर ज्वाइन कर सकते हो और साथ ही आप लोग यूट्यूब के ऊपर मुझसे कनेक्ट कर सकते हो CSIR नेट के सिलेबस के लिए। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर फ्री प्रिपरेशन ऑफ CSIR नेट, गेट, जेस्ट एंड TI5। तो यहाँ पर हम लोग सभी का करेंगे कंप्लीट सिलेबस। तो कल हमने पढ़ा था लेक्चर 6, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 7 ऑफ लैग्रेंजियन और ओवरऑल क्लासिकल मैकेनिक्स का ये रहेगा लेक्चर नंबर 11, ठीक है। तो चलिए देखिए कल हमने लास्ट में क्या देखा था, एक बार वो देख लेते हैं। कल लास्ट हम लोगों ने ये क्वेश्चन ये देखा था और इसके हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखे थे। मैंने आपको देखो लैग्रेंजियन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है काइनेटिक एनर्जी निकालना और पोटेंशियल एनर्जी निकालना, क्योंकि लैग्रेंजियन बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। फिर उसके बाद में जितने भी कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डॉट लगा हुआ है, जो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, वो कहलाते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। फिर उनके करस्पॉन्डिंग क्या निकलती है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये मैंने कल आपको हिंट कर दिया था। आज भी मैं आपको जितनी प्रॉब्लम्स होगी उनकी काइनेटिक एनर्जी बताऊंगा, उनकी पोटेंशियल बताऊंगा, फिर आप लैग्रेंजियन खुद पहचान जाएंगे और लैग्रेंजियन में जितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होंगे वही आपके क्या कहलाएंगे, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। और जितने होंगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट उतनी ही क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी। तो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम ये वाली है, अ बीड इज कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग अ स्मूथ कॉनिकल स्पाइरल डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट्स रो फाई जेड। देखो क्वेश्चन के अंदर खुद दिया हुआ है रो फाई जेड, इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं जिसमें दो डिस्टेंस हैं और एक एंगल है। आपको बखूबी पता है दो डिस्टेंस और एक एंगल वाला जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, वो होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो ओवरऑल आपको यहाँ पे यूज करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, गॉट इट। अब यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है आपको रो बराबर ए जेड और फाई बराबर माइनस का बी जेड। यहाँ पे ए और बी कॉन्स्टेंट है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको लैग्रेंजियन सेटअप करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इस तरह का आपको फिगर दिया है, ये स्पाइरल दिया हुआ है, यहाँ पर आपका पार्टिकल मूव कर रहा है m मास का। तो आप पार्टिकल के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए उसको डायनेमिक मोशन में आप ले आइए। तो डायनेमिक मतलब कहीं भी आप पार्टिकल को ले लीजिए डायनेमिक मोशन में। तो यहाँ हमने ले लिया, मान लीजिए पार्टिकल को, ये m मास का पार्टिकल है, यहाँ ले लिया हमने। ऑब्वियस सी बात है जब पार्टिकल आपको दिया हुआ है सिलेंड्रिकल में, आपने पहचान लिया इसको, और ये सिलेंड्रिकल सिस्टम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो पार्टिकल जब स्पाइरल के अंदर मूव कर रहा है ना, तो स्पाइरल के अंदर आप खुद देखना कि पार्टिकल का जेड भी चेंज हो रहा है ना, पार्टिकल का फाई भी चेंज हो रहा है और रो भी चेंज हो रहा है। आप समझना यहाँ पे दोनों चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे रो और फाई इनका z के साथ रिलेशन दिया हुआ है। तो मैंने आपसे जब कंस्टेंट पढ़ाए थे आप लोगों को, तब मैंने बताया था अगर कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन मिल जाता है तो वो रिलेशन एज अ कंस्टेंट बिहेव करता है। तो देखने में तो ये क्या हो रहा है, पार्टिकल का रो भी चेंज है, फाई भी चेंज है और z भी चेंज है, तीनों कोऑर्डिनेट चेंज है। इसका मतलब तीन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट यहाँ पे होंगे, बट रिलेशन आपको मिल जाने से दो यहाँ पर क्या लग जाएंगे, कांस्टेंट लग जाएंगे। दो रिलेशन है इसलिए दो कांस्टेंट लग जाएंगे और आप केवल ये बात बोलोगे कि यहाँ पर तीन ना होके केवल एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होगा। अब हम देखते हैं वो कैसे होगा। तो हम लोगों ने इस पार्टिकल को सिलेंड्रिकल सिस्टम में मान के ये लिख दिया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सिलेंड्रिकल सिस्टम में, जैसे मैं आपको बताया था। फिर यहाँ पे आप देखो रो बराबर आपको दिया हुआ है, रो बराबर ए जेड है, तो आपको रो डॉट जब चाहिए था तो रो डॉट बराबर क्या हो जाएगा, रो डॉट बराबर ए जेड डॉट। आप रो डॉट का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखें फाई बराबर क्या है, फाई बराबर माइनस का बी जेड है और फाई डॉट बराबर माइनस का बी जेड डॉट है। तो यहाँ फाई डॉट का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे आप, फाई डॉट का वैल्यू। तो इस तरह से आप जब काइनेटिक एनर्जी की टर्म देखेंगे तो ये इस तरह की कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपका रेफरेंस पॉइंट आप मान सकते हो, ये आपका रेफरेंस
एक्सिस मान सकते हो या रेफरेंस एक्सिस मान सकते हो। यहाँ से आपको पार्टिकल को देखना है, तो यहाँ से पार्टिकल की z हाइट आपको देखनी है, तो पार्टिकल पॉजिटिव z डायरेक्शन में मतलब ऊपर की तरफ है। आप जानते हो सिलेंड्रिकल में ऊपर z होता है ना। तो एक बार इस क्वेश्चन को मैं इधर कर दूं, मेरा पिक आ रहा होगा आपके बीच में। तो अब यहाँ से आप देखो, इसको आप दिख जाएगा, ये पूरा क्वेश्चन आपको दिख जाएगा और कंप्लीटली आपको इसका काइनेटिक एनर्जी पहचानने में आ रहा होगा। और आपने mgy जो हाइट होती है वो z हाइट है यहाँ पे, तो mgz, तो आप लैग्रेंज जब पुट करेंगे तो l बराबर t माइनस वी, तो यहाँ पर केवल एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है और वो है z केवल। अब आपको केवल इसमें लैग्रेंजियन पूछा हुआ था, बट आप एक्स्ट्रा होमवर्क करना, और एक्स्ट्रा होमवर्क में केवल आपको मैं इतना होमवर्क दूंगा कि आप इसका इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के लेके आना, बस और कुछ नहीं है। आपको निकालना आता है इक्वेशन ऑफ मोशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, डी अपॉन डी टी डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू के डॉट, जहाँ पे क्यू के डॉट कहलाता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो जिस भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट करस्पॉन्डिंग आप इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल रहे हो, वहां पर आपको क्यू के की जगह पुट करना है, तो माइनस का डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू के बराबर 0। तो ये हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट करस्पॉन्डिंग क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ मोशन आ चुकी है, ठीक है ना। तो ये आपको पुट करनी है, ठीक है, और ये आपको होमवर्क रहेगा कि आप इसको निकाल के लेके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला रहेगा, डिस्कस द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m on a surface of a cone of half angle phi subjected to the gravitational force only as shown in the figure। आपको एक फिगर दिया हुआ है, उस फिगर के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसका लैग्रेंजियन क्या होगा। तो यहाँ पे एक आपको फिगर के अंदर देखो आपको दिया हुआ है, ये एक कोन है, इस कोन का हाफ एंगल फाई है। ये देखो यहाँ पे फाई आपको दिख रहा होगा ब्लू ब्लू, तो ये आपका फाई रहेगा, दिस इज योर फाई, ठीक है। ये कोन का हाफ एंगल है, हाफ एंगल मतलब कोन का जो एंगल होता है लाइक दिस, मैं आपको समझाऊं कोन का एंगल क्या होता है। मान लीजिए ये कोन होता है, ये उसका फुल एंगल होता है, ये वाला एंगल होता है फुल, बट इसका हाफ एंगल कितना दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है, लाइक, ठीक है। और ये आपको आर डिस्टेंस गिवन है, ये आपको आर गिवन है कि ये आर डैश मैंने मन से मानी हुई है। यहाँ पर एम मास का पार्टिकल है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो ये एम मासिव पार्टिकल है, इसको मैंने यहाँ पर डायनामिक स्टेट में मान लिया, इसको स्टेबल कर दिया मान लो, ठीक है। अब ये पूरी कोनिकल सरफेस में, कोन आप जानते हो, आप सब आइसक्रीम खाते हो, तो आइसक्रीम की कोन जैसी होती है आप उसको वैसे इमेजिन करो, वो 3D में होती है ना इस तरह से, तो 3D में आप इमेजिन करो उस कोनिकल सरफेस के ऊपर आपका पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है, कोनिकल सरफेस के ऊपर आपका पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। और मैंने किसी सरफेस पर पार्टिकल m वहां पर स्टेबल मान लिया, और वो जो z एक्सिस है, वो जो आइसक्रीम होती है, उस आइसक्रीम के बीच में से जो एक्सिस निकल रही है वो z एक्सिस कहलाती है। उस z एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना है, उसका r है, गॉट इट। वो डिस्टेंस कितना है उसका r मान लो आप लोग, ठीक है। और ये इतना आपको गिवन है और कुछ भी आपको गिवन नहीं है इसके अलावा। ये मैंने r डैश मन से माना है। r डैश मैंने क्यों माना है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये मैं स्फेरिकल की तरह यूज कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ यूज में स्फेरिकल की तरह, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास z डायमेंशन दिया हुआ है, r डायमेंशन दिया हुआ है और फाई दिया हुआ है, तो दो डिस्टेंस है और एक एंगल है, समझ में आ रहा है। दो डिस्टेंस है, सॉरी दो एंगल है और एक डिस्टेंस है। यहाँ पे ये आपका फाई दिया हुआ है इस तरह से, है ना। तो आपको ये चीजें क्वेश्चन में दी हुई है, आपको यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, आपको यहाँ फाई दिया हुआ है, और यहाँ पे एक डिस्टेंस आर दी हुई है, मतलब दो एंगल है और एक डिस्टेंस है। तो दो एंगल एक डिस्टेंस वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, स्फेरिकल होता है। अब यहाँ पर केवल डिफरेंस इतना सा है, हम लोग जब स्फेरिकल पढ़ते हैं ना, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, यहाँ समझना, हम लोग जब स्फेरिकल पढ़ते हैं, ये स्फेरिकल सिस्टम होता है हमारा, इसके अंदर हम लोग मानते हैं, थोड़ा समझना शॉर्ट में, ये y एक्सिस होती है, ये z होती है, ये हमारा r होता है, ये हमारा थीटा होता है और ये हमारा फाई होता है। ऐसा होता है ना स्फेरिकल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे केवल डिफरेंस इतना है इस डायग्राम में उस डायग्राम में,
कि जो आपका थीटा है वो फाई की जगह है और जो फाई है वो थीटा की जगह है। इसका मतलब फाई और थीटा इंटरचेंज है। जो हमारा एक्चुअल हम लोग पढ़ते हैं स्फेरिकल सिस्टम उससे डिफरेंट है ये, मतलब आपको फाई दिया हुआ है थीटा की जगह, जो z एक्सिस से बनता है वो होता है थीटा एक्चुअल में, और यहाँ पे दिया हुआ है फाई, और जो x एक्सिस से बनता है वो होता है फाई, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है थीटा। इसका मतलब थीटा और फाई इंटरचेंज है हमारे एक्चुअल डायग्राम से। तो बस इतना सा अंतर है और कोई अंतर नहीं है। आपको स्फेरिकल यूज में लेना है t बराबर हाफ, और यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है, जो रेडियस होती है, हम क्या मानते हैं ओरिजिन से यहाँ पे r मानते हैं, और हम लोगों को r दिया हुआ है, हम लोगों को r ये दिया हुआ है, हम लोगों को r ये वाला दिया हुआ है ना, हम लोगों को r यहाँ पे दिया हुआ है और हम लोग r ये मानते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको r डैश मान लेते हैं, अपने मन से मान लेते हैं। ये हम लोगों ने लेट मतलब मन से माना हुआ है। तो t बराबर क्या हो जाएगा, m r डैश डॉट स्क्वायर प्लस r डैश स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ये हमारा एक्चुअल होता है जो हम मानते हैं एक्चुअल स्फेरिकल सिस्टम के अंदर काइनेटिक एनर्जी। बट अब आपको प्रॉब्लम में जो गिवन है उस तरह से कन्वर्ट करना है, तो मैंने थीटा को फाई से रिप्लेस कर दिया। तो थीटा को फाई से रिप्लेस करते ही आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m r डैश डॉट स्क्वायर प्लस r डैश स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर। समझ में आ रहा है, फाई डॉट स्क्वायर। और कोण है, अब कोण में देखना, कोण तो आपका फिक्स है तो इसका फाई फिक्स रहेगा। जब भी पार्टिकल मूव करेगा इसके अंदर, मान लीजिए पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो उसका फाई जो है कोण का एंगल वो तो फिक्स है, मतलब फाई फिक्स है तो क्या हो जाएगा, फाई डॉट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, फाई डॉट वाला जीरो हो जाएगा। तो केवल दो बचेंगे यहाँ पे, एक तो फर्स्ट टर्म बचेगी और एक लास्ट टर्म बचेगी थीटा डॉट वाली, है ना। अब आर डैश आपने मन से माना हुआ है, इसलिए आर डैश को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं डायग्राम देखता हूँ एक बार। डायग्राम आप देखो तो डायग्राम कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये डायग्राम कुछ ऐसा बना हुआ है, समझ में आ रहा है, ये डायग्राम कुछ ऐसा बना हुआ है ना। इस डायग्राम में आप खुद देखना, ये आपका आर है, ये आपका फाई है, और ये आपका जेड है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के रूल लगा दो आप, लाल बटा कका, समझ में आ रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के रूल लगाना, तो z बराबर क्या हो जाएगा, आर कोट थीटा, और ये आपका आर डैश है, और आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, आर कोसेक थीटा। सिंपली आप जब ट्रिग्नोमेट्रिक के रूल लगाओगे तो यहाँ से आप आर डैश को रिप्लेस कर सकते हो, आर डैश की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना, आर डैश को रिप्लेस कर देना आर से, और आपका निकल जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। और फिर v बराबर क्या होता है, हाइट होता है, हाइट मतलब कि mgh। आपका रेफरेंस एक्सिस ये वाला है, रेफरेंस एक्सिस ये वाला है, यहाँ पे आप रेफरेंस मान लो। आपका मास z हाइट कंटेन कर रहा है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ। तो v बराबर mgh होता है, तो जितने मासेस हाइट कंटेन करते हैं उसके लिए हम लिखते हैं v। तो v बराबर mgz लाइक, ठीक है ना। तो mgz मतलब mgh, तो आपका z बराबर कितना है, r कोट थीटा r कोट फाई, तो r। तो इस तरह से आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों r और फाई की रूप में आ चुके हैं, जो आपको गिवन था। आपको r और फाई ही गिवन है, इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है, और थीटा गिवन है। थीटा का तो कोई मतलब ही नहीं है हमें, क्योंकि पार्टिकल जहां मोशन कर रहा है उसमें केवल थीटा का तो कोई रोल है ही नहीं, ठीक है, केवल फाई का और आर का रोल है। तो इस तरीके से पार्टिकल की मोशन को आइडेंटिफाई करके आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है, और उस तरह से आपका काम इजी हो जाएगा, ठीक है। बस अब आर डैश की वैल्यू पुट कर देना, और जेड का वैल्यू पुट कर ही दिया, टी निकाल दिया, वी निकाल दिया। अब आपका काम इतना है होमवर्क कि एल बराबर टी माइनस वी हो जाएगा, एल बराबर टी माइनस वी, ये आप करना है, ठीक है ना। और अब देखो पार्टिकल की मोशन में फाई तो फिक्स है, तो यहाँ पर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, केवल आर, केवल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, केवल आर हो जाएगा। इस आर के करस्पॉन्डिंग आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपका काम है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। केवल आर चेंज होगा जब आप लैग्रेंजियन निकालेंगे, तब केवल आर चेंज होगा। हाँ एक और है, थीटा भी चेंज होगा। ये देखो थीटा के ऊपर डॉट लगा हुआ है, थीटा का भी काम है, सॉरी थीटा भी चेंज हो रहा है, थीटा के ऊपर डॉट लगा है, थीटा जीरो नहीं होगा, थीटा भी रेगुलर चेंज है, क्योंकि आपका पार्टिकल ऐसे गोलाई में मोशन कर रहा है। तो आपका जो थीटा है यहाँ पर वो 0 से 2 पाई तक वेरी कर रहा है। तो जब भी पार्टिकल गोलाई के अंदर मोशन करेगा, गोल गोल मोशन करेगा, तो इस गोल गोल मोशन में पार्टिकल का थीटा भी चेंज होगा रेगुलरली, है ना। तो थीटा भी यहाँ पे क्या होगा, जनरलाइज। तो आपको आर और थीटा दोनों के करस्पॉन्डिंग क्या निकाल के लेके आनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, क्योंकि पार्टिकल जब मोशन करेगा कोनिकल स्ट्रक्चर में,
तो कोनिकल उसका आर वेरी करेगा, क्योंकि पार्टिकल जब ऊपर रहेगा तो उसका आर ज्यादा रहेगा, जब पार्टिकल कोन के नीचे आएगा तो आर कम हो जाएगा, फिर और नीचे आएगा तो आर कम हो जाएगा, फिर और नीचे आएगा तो आर कम हो जाएगा। तो मतलब उसका कोन के अंदर आर वेरी कर रहा है, ठीक है, और थीटा तो वेरी कर ही रहा है, क्योंकि वो जब एंगल चेंज करे तो एंगल की वजह से थीटा भी चेंज करेगा ही करेगा, लाइक दिस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, और इतना मैंने आपको बता दिया, हिंट कर दिया, बाकी आपका होमवर्क रहेगा कैसे आपको करना है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ सिलेंडर ऑफ ए रेडियस मास m rolls down in an inclined plane making an angle theta, ये एंगल क्या लिखा हुआ है आपके पास, थीटा लिखा हुआ है, विद द हॉरिजॉन्टल स्टेप ऑफ लैग्रेंजियन। आपको करना है लैग्रेंजियन निकालना है। एक सिलेंडर है जो लुढ़क रहा है ऊपर से, ये आपका पॉइंट है इंक्लाइंड प्लेन का सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, जिसको मैंने क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया, रेफरेंस एक्सिस मैंने यहाँ पे मान ली, ये रेफरेंस एक्सिस है आपकी, है ना, ये रेफरेंस एक्सिस है आपकी। यहाँ से पार्टिकल लुढ़क रहा है, समझ में आ रहा है, पार्टिकल यहाँ से लुढ़क रहा है। अब पार्टिकल के कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, तो ऑब्वियस बात है पार्टिकल को डायनेमिक स्टेट में लेना पड़ेगा मुझे, तो मैंने यहाँ पर एक एक्सिस, यहाँ पर पार्टिकल को मैंने डायनेमिक ले लिया। जो आपका सिलेंडर है, मतलब पार्टिकल है, सिलेंडर है, उसका मास स्मॉल m है, और जो इंक्लाइंड प्लेन है उसका मास कैपिटल M है, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन तो फिक्स है, वो तो लुढ़क नहीं रहा, इंक्लाइंड प्लेन वहीं पे फिक्स है, बट आपका जो स्मॉल m मास का सिलेंडर है वो ऊपर से लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। इसका मतलब जब वो लुढ़क रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो रेडियस है वो a है, ऑब्वियस सी बात है, और यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन का थीटा एंगल है और उसकी हाइट h है, और ये s आप मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, पहले निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी दो प्रकार से हो जाएगी, एक तो हो जाएगी ट्रांसलेशनल, क्योंकि पार्टिकल ट्रांसलेट भी कर रहा है, मतलब सिलेंडर ट्रांसलेट कर रहा है, और दूसरा हो जाएगा रोटेशनल। तो मान लीजिए पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, मतलब सिलेंडर का वेलोसिटी कितना है, v है, v वेलोसिटी से लुढ़क रहा है, तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा उसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और रोटेशनल क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जो आप लोग जानते हो, ठीक है। अब आप लोग जानते हो बखूबी सिलेंडर अपनी किस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग लुढ़क रहा है। कल मैंने आपको समझाया था, जब भी सिलेंडर लुढ़केगा तो वो ऐसे लुढ़केगा, लाइक दिस, ऐसे लुढ़कता है वो, ऐसे रोटेट करता है वो लुढ़कते वक्त। इसका मतलब ये जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस जो सिलेंडर के अंदर से निकल रही है, ठीक है ना, मैं आपको डायग्राम समझा दे रहा, ये आपका सिलेंडर है, तो ये जो एक्सिस है, कल भी समझाया था मैंने आपको, कल भी हमारे पास ये प्रॉब्लम आई थी इस तरह की सिलेंडर वाली लुढ़कने वाली, तो इस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग लुढ़कता है। और जब भी आपका सिलेंडर प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के करस्पॉन्डिंग लुढ़कता है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2, जहां पे r उसका रेडियस होता है, बट यहाँ पे रेडियस a दिया हुआ है, इसलिए एम ए स्क्वायर बाई 2 लिख दिया मैंने, I बराबर क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं बखूबी एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन v अपॉन r, जो भी आपका होता है जिसके एक्सिस के करस्पॉन्डिंग होगा, यहाँ पे r बराबर a है, तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन a, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर काट पीट के, और कैपिटल एम मास तो मोशन कर नहीं रहा, मतलब आपका जो इंक्लाइंड प्लेन है वो फिक्स है, तो उसके करस्पॉन्डिंग तो v बराबर 0 जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 जाएगी, तो उसको तो हम लोग काउंट करेंगे नहीं, वरना सिस्टम के अंदर जितने मासेस होते हैं उतनी ही क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी टर्म आती है। यहाँ 2 मास है, बट जो कैपिटल एम मास है वो उसका काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो हम लोग को वो नहीं देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, वो सिलेंडर का हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, दोनों ऐड हो जाएगी, तो 3/4 एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे सिलेंडर के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ कितने हैं, यहाँ पे सिलेंडर के कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x1 डैश, x1 y1 मान लेता हूँ मैं, है ना, x, क्योंकि x डिस्टेंस तो मैंने पहले ही कंसिडर की हुई है, जो ऊपर से